यह कहानी पौलाश, नीलू और अनिर्बाण के अजीब और रहस्यमय अनुभव के बारे में है। पौलाश और नीलू धूर्जटी बाबू के पास एक पुराने रहस्यमय घर में जाते हैं, जहां अनिर्बाण भी उनसे जुड़ने वाला था। धूर्जटी बाबू प्लांचेट एक प्रकार की आत्मा बुलाने की प्राचीन तकनीक के माध्यम से आत्माओं से बात करने की योजना बना रहे थे। दोस्तों, में डिनो बोंधू आपके लिए लेके आया हूं एक नया रियल कहानी। कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी। पौलाश ने कहा, किरा नीलू, 4 ट्रेनें निकल गई, अनिर्बाण अभी तक नहीं आया और तेरा धूर्जटी बाबू का भी कोई अता पता नहीं। वह कहीं बाघमुंडी पहाड़ पर पंचमुंडी की आसनी पर तो नहीं बैठ गए। नीलू ने कहा, देख पौलाश, सिद्ध पुरुषों का मजाक मत बना। बाघमुंडी नहीं, उन्होंने अमावस्या की रात तारापीठ के महाश्मशान में पंचमुंडी की आसनी पर शव साधना की थी। उन्होंने जब वादा किया है तो वे हमें लेने जरूर आएंगे। तू अनिर्बाण को मोबाइल पर एक बार और ट्राई कर। वह कहीं डर तो नहीं गया? श्याम बाजार के 5 रास्तों के मोड़ पर प्लांचेट भूत प्रेत पर मजाक करना और यहां आकर असली प्रेत सिद्ध ज्योतिषी के सामने प्लांचेट पर बैठना, इन दोनों में बहुत अंतर है। नीलू की बात का मतलब पौलाश समझ गया। उसने कहा, शायद तूफान और बारिश में कहीं फंस गया होगा। उसकी बात की कीमत है और वह हमारे बीच सबसे बहादुर लड़का है, ये तो तू जानता है। यह कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और बारिश से बचने के लिए प्लेटफॉर्म के शेड के अंदर आकर खड़ा हो गया। उसने अनिर्बाण को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षण बाद फोन को कान से हटा लिया। नीलू ने पूछा, क्या हुआ? पौलाश ने जवाब दिया, नेटवर्क फेलियर अभी भी है। ऐसी तूफान और बारिश में कब नेटवर्क मिलेगा, कौन जाने। उसकी बात खत्म होते ही पास में कहीं जोर की आवाज के साथ बिजली गिरी। पूरा प्लेटफॉर्म कांप गया और थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। बाहर धुंधला देखते हुए पौलाश ने कहा, धूर्जटी बाबू का घर यहां से कितना दूर है? नीलू ने जवाब दिया, गाड़ी से आधे घंटे का रास्ता। उन्होंने गाड़ी लाने का कहा है। फिर उसने कहा, अगर अनिर्बाण नहीं आया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। असल में उत्तेजना में मैंने तुझसे बात करना सही नहीं समझा। धूर्जटी बाबू ने भी इसे गंभीरता से लिया है। अब वापस जाने का भी कोई तरीका नहीं है। उन्होंने रात के खाने का इंतजाम अपने घर में किया है। यहां से वापस जाना मतलब उनका अपमान करना होगा। और फिर वे बड़े मामा के दोस्त हैं। बड़े मामा को पता चला तो वे भी नाराज होंगे। पौलाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्लेटफॉर्म पर दूर एक चाय की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, चल वहां चलकर चाय पीते हैं, काफी ठंड लग रही है। दोनों चाय की दुकान पर पहुंचे। दुकान वाले से चाय देने को कहकर पौलाश बाहर की बारिश की तरफ देखते हुए सोचने लगा, अनिर्बाण क्यों नहीं आया? बारिश के दिन में उन्हें कोलकाता से नवाबगंज लाना तो उसी की वजह से था। पौलाश और उसके दोस्तों के नवाबगंज आने की वजह कुछ इस प्रकार थी। पौलाश, नीलकंठ उर्फ नीलू, अनिर्बाण, ये सब श्याम बाजार के निवासी हैं और पास ही गणेंद्र मित्र लेन के युग का पथिक क्लब के सदस्य हैं। ये सब कॉलेज के छात्र हैं या हाल ही में कॉलेज से पास हुए हैं। शरीर सौष्ठव, खेल कूद, पढ़ाई के साथ ही उनका रोज का जमावड़ा गणेंद्र मित्र लेन के छोटे क्लब हाउस में होता है। करीब 10 दिन पहले ऐसी ही एक बरसात की शाम को क्लब हाउस में बैठकर वे सब बातें कर रहे थे। सिर्फ 3 लोग नहीं, आरजू, असीम, तपन, भोला और भी कई लोग वहां मौजूद थे। ऐसे ही चर्चाओं में एक मुद्दे पर बात करते करते अचानक किसी ने आत्मा पर चर्चा शुरू कर दी। शुरू हो गया आत्मा प्रेतात्मा के अस्तित्व पर पारंपरिक बहस। नीलू का आत्मा प्रेतात्मा पर काफी विश्वास है। वह अचानक बोला, मेरे बड़े मामा के दोस्त ज्योतिषी धूर्जटी चक्रवर्ती, जिनसे मैं हाथ दिखाता हूं, वे प्लांचेट पर आत्मा बुला सकते हैं। मेरे बड़े मामा ने यह घटना अपनी आंखों से देखी है। अनिर्बाण, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी का छात्र है और कट्टर तर्कवादी है, ने नीलू की बात सुनते ही उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा,
जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में टहल कर आ सकती है तो इस समय कोई आत्मा बुला सकता है, इस पर विश्वास करना होगा। दरअसल ये सब धोखेबाज लोगों का पैसा कमाने का तरीका है। बस जोरदार बहस शुरू हो गई। जो लोग मौजूद थे वे इस बात पर बट गए कि प्लानचेट के माध्यम से आत्मा बुलाना संभव है या नहीं। पालाश को भी आत्मा प्रेत पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने भी अनिर्वाण का पक्ष लिया। काफी तर्क वितर्क के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो भोला ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, नीलू, धूर्जटी बाबू को प्लानचेट पर आत्मा बुलाने के लिए तैयार करें। अगर वे सच में ऐसा कर सकते हैं तो हम सब इसे मान लेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है। प्लानचेट पर माध्यम, यानी जिसके माध्यम से आत्मा बुलाई जाती है, उसे अनिर्वाण को बनना होगा। तभी यह साबित होगा कि आत्मा बुलाने की बात सच है या झूठ। उस दिन की चर्चा किसी अन्य दिन की चर्चा की तरह नहीं रही। अनिर्वाण और नीलू दोनों ने इसे गंभीरता से लिया। अगले ही दिन नीलू अपने बड़े मामा के साथ धूर्जटी बाबू के बाजार के चैम्बर में पहुंचा। सब बातें सुनने के बाद धूर्जटी बाबू प्लानचेट पर आत्मा बुलाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नीलू, अनिर्वाण और एक अन्य व्यक्ति, यानी कुल 3 लोगों को आज इस आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन उनके नवाबगंज के घर पर आना होगा। उनके घर में और कोई नहीं रहता, इससे दोनों पक्षों को कोई परेशानी नहीं होगी। वहां रात बिताकर अगले दिन कोलकाता लौट सकते हैं। धूर्जटी बाबू के निमंत्रण पर ही पालाश और नीलू शाम की ट्रेन से नवाबगंज प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, लेकिन कोलकाता में एक काम निपटाने के बाद दूसरी ट्रेन से अनिर्वाण को यहां आना था, फिर भी वह नहीं आया। पालाश और नीलू 1 घंटे से बारिश में प्लेटफॉर्म पर अनिर्वाण का इंतजार कर रहे हैं। धूर्जटी बाबू भी उन्हें लेने अभी तक नहीं आए। चाय पीने के बाद पालाश ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखकर कहा, 6 बज चुके हैं। अगर आधे घंटे में दोनों में से कोई नहीं आया तो हम डाउन ट्रेन पकड़कर वापस चलेंगे। हम दोनों बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई हमें दोष नहीं दे सकता। पालाश की बात सुनकर नीलू ने थोड़ी सोचकर कहा, ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा। नीलू ने यह कहा ही था कि ठीक उसी समय एक काली रंग की एम्बेसडर कार प्लेटफॉर्म के बाहर रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। कार को देखते ही नीलू बोल उठा, वो देख, धूर्जटी बाबू आ गए। वह उनकी ही कार है, मैं पहचानता हूं। कार से बारिश में बाहर निकलते हुए एक लंबे चौड़े सज्जन जो धोती कुर्ता पहने हुए थे और जिनकी आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा था, छाता खोलकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। उन्हें देखकर पहले नीलू और फिर पालाश उनकी ओर बढ़े। सज्जन शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। नीलू और पालाश उनके सामने जाकर खड़े हो गए। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 60 के करीब लग रही थी। गोरा रंग, नुकीली नाक और दोनों हाथों में कई अंगूठियां। पालाश और नीलू को अच्छे से देखकर उन्होंने नीलू की ओर कहा, मैं कोलकाता से लौट रहा हूं, इसलिए आने में देर हो गई। तुम दोनों ही क्यों आए हो? मैंने तो 3 लोगों को आने के लिए कहा था। और क्या यह वही लड़का है जो माध्यम बनना चाहता है? गंभीर स्वर में ये बातें कहकर धूर्जटी बाबू ने पालाश की ओर देखा। नीलू ने कहा, नहीं, यह वह नहीं है। इसका नाम पालाश है। हम दोनों साथ आए हैं। अनिर्वाण की दूसरी ट्रेन से यहां आकर हमसे मिलने की बात थी, लेकिन हम 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अभी तक नहीं आया। मोबाइल का कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर धूर्जटी बाबू कुछ क्षण सोच में पड़ गए, फिर बोले, तुम दोनों ही मेरे साथ चलो। मैं मानव मनोविज्ञान को समझता हूं। संभवतः वह डर गया है। वह नहीं आएगा। बादल जितना गरजते हैं उतना बरसते नहीं। शाम होने वाली है। हमें कीचड़ और पानी से भरे रास्ते पर चलना होगा। इसके अलावा आज मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट भी टूट गई है। यह कहकर उन्होंने नीलू और पालाश की ओर देखा। नीलू कहने वाला था, लेकिन अगर अनिर्वाण अगली ट्रेन से यहां पहुंचता है तो क्या होगा? पर तभी प्लेटफॉर्म के माइक पर घोषणा सुनाई दी। विशेष घोषणा, तूफान और बारिश के कारण कुतुबपुर स्टेशन पर पेड़ गिरने और ओवरहेड तार टूटने की वजह से अब लाइन पर रात 10 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह सूचना दी जा रही है। घोषणा सुनकर धूर्जटी बाबू बोले, अब उसके आने की कोई संभावना नहीं है, और अगर वह किसी तरह यहां पहुंच भी जाता है और सच में मेरे घर आना चाहता है
तो किसी भी वैन रिक्शा वाले से कहेगा तो वह उसे मेरे घर ले आएगा। यह कहकर उन्होंने पालाश और नीलू के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कहा, आओ, और अपनी गाड़ी की ओर चलने लगे। पालाश और नीलू ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और मजबूरी में धूर्जटी बाबू का अनुसरण किया। गाड़ी में चढ़ते ही धूर्जटी बाबू ड्राइवर की सीट पर बैठे। पालाश और नीलू उनके पीछे की सीट पर बैठे। गाड़ी में चढ़ते समय पालाश और नीलू लगभग भीग गए। गाड़ी के स्टार्ट होते ही बाहर अंधेरा छा गया। एक हेडलाइट की रोशनी में धूर्जटी बाबू की गाड़ी उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर बारिश के अंधेरे में उनके घर की ओर चल पड़ी। लगभग 20 मिनट बाद पालाश और नीलू धूर्जटी बाबू के घर के सामने पहुंचे। एक मैदान के ठीक बीच में अकेला खड़ा एक पुराना 2 मंजिला मकान भूतिया लग रहा था। घर के अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। धूर्जटी बाबू ने गाड़ी में एक भी शब्द नहीं कहा। पालाश को लगा या तो वह गहरे विचारों में है या फिर स्वभाव से ही गंभीर व्यक्ति हैं। गाड़ी से उतरते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहां अभी बिजली नहीं है, लेकिन एक रात की बात है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई खास परेशानी नहीं होगी। गाड़ी से उतरते ही पालाश और नीलू के पैर घास में जमा पानी में डूब गए। बारिश कुछ थम गई थी, लेकिन हवा चल रही थी। मैदान के चारों ओर से मेंढकों की टर टर की आवाज आ रही थी। पानी में छप छप की आवाज करते हुए पालाश और नीलू धूर्जटी बाबू के पीछे पीछे चलते हुए घर की बरामदे में पहुंचे। धूर्जटी बाबू ने अपनी पैंट की जेब से एक छोटी टॉर्च निकालकर उसे जलाया और चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। फिर कमरे में जाकर एक लालटेन जलाकर दोनों को उस कमरे में बैठने को कहा और कमरे से बाहर चले गए। कमरा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा था। कमरे में एक पुराना पलंग था। बिस्तर पर बैठते हुए नीलू ने कहा, शायद हमें इस कमरे में आज रात बितानी पड़ेगी। पालाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सोचने लगा, अनिर्बाण क्यों नहीं आया? क्या वह सच में डर गया? 3 मिनट के भीतर धूर्जटी बाबू पत्थर की थाली में मिठाई और पानी लेकर कमरे में आए। थाली और पानी का गिलास पलंग के पास एक मेज पर रखकर बोले, तुम लोग ये खा लो, मैं तब तक अपनी संध्या पूजा करके आता हूं। यह कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। पत्थर की थाली में बड़े बड़े कई मिठाइयां थीं। पालाश और नीलू ने दोपहर के खाने के बाद कुछ नहीं खाया था, इसलिए मिठाइयां देखते ही उनकी भूख बढ़ गई। वे खाने लगे। संध्या पूजा समाप्त करने के बाद जब धूर्जटी बाबू फिर से पालाश और नीलू के कमरे में आए तो वे अपना खाना खत्म कर चुके थे। धूर्जटी बाबू ने उनसे कहा, चलो अब दूसरे कमरे में जाकर बात करते हैं। वे कमरा छोड़कर सभी घर के एक कोने में एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे के बीच में एक लकड़ी की 3 पैरों वाली मेज पर एक छोटी मोमबत्ती जल रही थी। मेज के चारों ओर 4 लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं। उस कमरे में इसके अलावा कोई और फर्नीचर नहीं था। कमरे में एक और दरवाजा था। कमरे में प्रवेश करते ही धूर्जटी बाबू ने वह दरवाजा खोल दिया। घर के पिछवाड़े के मैदान से एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। धूर्जटी बाबू मेज के पास एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी बात मानकर पालाश और नीलू भी दूसरी 2 कुर्सियों पर साथ बैठ गए। कुर्सियों पर बैठने के बाद धूर्जटी बाबू ने एक बार उन्हें ध्यान से देखा। पालाश को लगा कि वह उन्हें जांच रहे हैं। खाली कुर्सी की ओर इशारा करके धूर्जटी बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, एक कुर्सी तुम्हारे उस दोस्त के लिए तय थी, लेकिन वह तो आया ही नहीं। 4 लोग न हो तो प्लांचेट नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि तुम्हारी बात की कोई कीमत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया था। अब समझ में आ रहा है। धूर्जटी बाबू की बात खत्म करने से पहले ही नीलू ने विषय बदलने के लिए कहा, भले ही प्लांचेट नहीं हो पाए, लेकिन आपके जैसे सिद्ध पुरुष से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पंचमुंडी के आसन पर शव साधना कैसे की जाती है? मुझे बहुत जानने की इच्छा है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में धूर्जटी बाबू ने कहा, ठीक है, सुनो, यह साधना अत्यंत कठिन है। लाखों में से कोई एक तंत्र साधक ही यह साहस कर पाता है। इस साधना में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे पहले एक शव लाना पड़ता है। महाश्मशान में अमावस्या की रात उस शव पर पंचमुंडी का आसन बिछाकर बैठना होता है।
साथ में मिट्टी के बर्तन में चावल का भुना हुआ अनाज और नरमुंड में सुरा रखनी होती है। मंत्रोच्चारण से प्रेतात्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। शव जीवित हो उठता है। वह भयानक चीखता है और कभी कभी कहता है, दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तब एक मुट्ठी चावल और सुरा उसके मुंह में डालकर उसे शांत करना पड़ता है। इस समय अगर कोई डर जाता है तो उसकी निश्चित मृत्यु होती है। शव पर रखे आसन पर कठोरता से चामुंडा मंत्र का जप करना होता है। यह मंत्र भी अत्यंत कठिन है। मंत्र की शक्ति से प्रेतात्मा वश में रहती है। मंत्र में जरा सी भी गलती हो जाए तो वह शव जो आपकी छाती पर बैठा होता है आपको उछालकर फेंक देगा। फिर इतना कहकर धूर्जटी बाबू अचानक चुप हो गए। पालाश और नीलू उनके कहानी में डूब गए थे। धूर्जटी बाबू के रुकते ही नीलू उत्तेजना को रोक नहीं पाकर बोला, फिर क्या हुआ? धूर्जटी बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पीछे के खुले दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, क्या बाहर से कोई आवाज आ रही है? यह सुनकर पालाश और नीलू कान खड़े कर दिए। हाँ, एक आवाज आ रही थी। दरवाजे से बाहर अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मैदान के पानी में छप छप करता हुआ घर की ओर आ रहा है। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उसी कमरे की ओर आ रहा था जिसमें पालाश और नीलू बैठे थे। सभी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के करीब पहुंचकर आवाज रुक गई। कुछ क्षणों के लिए कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजे के बाहर अंधेरे से एक मानव आकृति उभरी। कमरे के अंदर एक सिर झांकता हुआ दिखा। यह देखकर धूर्जटी बाबू कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और बोले, कौन? तुम कौन हो? फिर उस व्यक्ति को पहचानकर नीलू भी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और खुशी से धूर्जटी बाबू से बोला, यह वही हमारा दोस्त है जिसे आना था। धूर्जटी बाबू जैसे थोड़ा हैरान हो गए। पालाश और नीलू भी आश्चर्यचकित थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस तरह से आ जाएगा। धूर्जटी बाबू बोले, आओ, अंदर आओ। कमरे के अंदर अनिर्बाण ने कदम रखा। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके सिर से पानी टपक रहा था। कमरे में प्रवेश करते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पालाश ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि तू आ ही नहीं पाएगा। हमने प्लेटफॉर्म पर तेरा काफी इंतजार किया। अनिर्बाण ने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर सिर पोंछते हुए कहा, जब मैंने कहा कि आऊंगा तो आऊंगा ही, इसलिए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आ गया। धूर्जटी बाबू ने कहा, खड़े क्यों हो? कुर्सी पर बैठो। सिर पोंछने के बाद अनिर्बाण आकर पालाश के पास की कुर्सी पर बैठ गया। वह इतना भीगा हुआ था कि मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा जैसे रक्तहीन लग रहा था। उसके बैठने के बाद धूर्जटी बाबू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम वही हो जो मीडियम बनना चाहता था? तुम्हारा नाम क्या है? अनिर्बाण ने पहले सिर हिलाकर कहा, हाँ। फिर बोला, मेरा नाम ताताई है। अनिर्बाण ने अचानक अपना उपनाम क्यों बताया, यह पालाश नहीं समझ पाया। उसका नाम सुनकर धूर्जटी बाबू बोले, क्या तुम्हें पता है, जो मीडियम बनता है कई बार कोई शैतानी आत्मा उसे छोड़कर नुकसान पहुंचा देती है? अनिर्बाण ने जवाब दिया, नुकसान इंसान करते हैं, आत्मा नहीं। कोई आत्मा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। धूर्जटी बाबू की ओर देखते हुए उसने ये बातें जैसे गुस्से में कही। उसकी बातें सुनकर धूर्जटी बाबू कुछ क्षणों के लिए स्थिर दृष्टि से देखते रहे और गंभीर स्वर में बोले, वाह, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन ज्यादा हिम्मत भी ठीक नहीं होती। अनिर्बाण ने उनके इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर धूर्जटी बाबू ने नीलू की ओर देखकर कहा, जब तुम्हारा दोस्त आ ही गया है तो पंचमुंडी के आसन की कहानी सुनाकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा अविश्वासी दोस्त भीतर ही भीतर प्लांचेट के लिए उत्सुक हो रहा होगा। बारिश में भीगते हुए इतना रास्ता उसने मीडियम बनने के लिए ही तय किया है। ऐसा कहकर उन्होंने अनिर्बाण पर हल्का तंज कसा। अनिर्बाण ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, मुझे फिर से लौटना होगा। यह सुनकर पालाश ने कहा, क्या तू फिर से इस बारिश में लौटेगा? अनिर्बाण ने पालाश को थोड़ा उदासी भरे स्वर में कहा, नहीं, मैं यहां रात में नहीं रुक पाऊंगा। घर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
मुझे वापस जाना ही होगा। धूर्जटी बाबू ने कहा, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं, अब दरवाजे बंद कर दो। लेकिन प्लांचेट शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर किसी का दिल कमजोर है तो प्लांचेट में नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई हादसा हुआ तो मुझे दोष मत देना। उनकी बात खत्म होते ही अनिर्बाण ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, हम सबके दिल ठीक हैं। आपका दिल ठीक है ना? आपको खुद डर तो नहीं लग रहा? यह सुनते ही धूर्जटी बाबू की आंखें अचानक चमक उठी। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़े लेकिन खुद को संयत कर लिया। हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहा, जो पंचमुंडी के आसन पर बैठकर शव साधना करता है उसे किसी प्रेतात्मा से डर नहीं लगता। नीलू उठकर दरवाजे बंद कराया। सभी ने अपनी कुर्सियां टेबल के करीब खींच ली। मोमबत्ती लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी हल्की रोशनी में पलाश और अन्य लोगों की छायाएं कांप रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। सभी ठीक से बैठ गए तो कुछ क्षण अनिर्बाण की ओर देखते हुए धूर्जटी बाबू ने कहा, तुम लोग मेरी तरह अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को टेबल पर हल्के से रखो। मैं जब रोशनी बुझा दूं तो कोई बात नहीं करेगा, बस एकाग्र होकर किसी परिचित मृत व्यक्ति के बारे में सोचना। पलाश ने उसकी नकल करते हुए टेबल पर अपनी उंगलियां रख दी। उंगलियां रखते समय पलाश की उंगलियां पल भर के लिए उसके पास बैठे भीगे हुए अनिर्बाण के हाथ की हथेली से छू गई। पलाश को लगा बारिश में भीगने से अनिर्बाण का हाथ जैसे बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। धूर्जटी बाबू ने सभी के चेहरों की ओर देखकर एक फूंक से मोमबत्ती बुझा दी। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। सभी एकाग्र होकर किसी परिचित मृत व्यक्ति के बारे में सोचने लगे। निर्जन अंधेरा कमरा। करीब 5 मिनट बाद पलाश को लगा कि टेबल जैसे एक बार थरथराकर कांपी और फिर सुनी धूर्जटी बाबू की गंभीर लेकिन धीमी आवाज, क्या आप आ गए हैं? आ गए हैं तो टेबल पर एक बार आवाज करें। टेबल एक बार फिर कांपी। फिर एक पैर पर आवाज आई, थक। पलाश को थोड़ा डर लगा। धूर्जटी बाबू की आवाज सुनाई दी, तो आप आ गए हैं, आपका नाम क्या है? पलाश के पास बैठे अनिर्बाण की गले में पहले एक घड़-घड़ की आवाज शुरू हुई, फिर एक अस्पष्ट स्वर सुनाई दिया, मेरा नाम। नाम स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। आपका पता क्या है? इसके बाद धूर्जटी बाबू ने पूछा। फिर से वही घड़-घड़ की आवाज अनिर्बाण के गले से सुनाई दी। फिर एक टूटी फूटी आवाज में उसने धीरे धीरे कहा, 77 गणेंद्र मित्र लेन, श्याम बाजार, कोलकाता। पते को सुनकर पलाश पहले थोड़ा चौंक गया। अरे, यह तो उनके 2 घर के बाद ही अनिर्बाण का पता है। तो अनिर्बाण ही है। अनिर्बाण ने चालाकी से अपना उपनाम धूर्जटी बाबू को बता दिया है। दरअसल वह प्लांचेट पर बैठकर नाटक कर धूर्जटी बाबू को धोखा देना चाहता है। यह सोचकर उसका डर मिट गया और हंसी आ गई। हंसी को दबाकर उसने धूर्जटी बाबू और अनिर्बाण की बातें सुनी। धूर्जटी बाबू ने पूछा, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मेरी कमर बिल्कुल टूट गई है। अनिर्बाण की आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। अनिर्बाण वाकई में अच्छा अभिनय कर सकता है, पलाश ने मन ही मन सोचा। धूर्जटी बाबू ने कहा, ओह, मतलब आपकी अप्राकृतिक मौत हुई है? कैसे? एक कार ने मुझे कुचल दिया, अनिर्बाण ने जवाब दिया। वो कौन सी कार थी? बस या ट्रक? नहीं, बस नहीं, एक एम्बेसडर, आज दोपहर पार्क सर्कस के मोड़ पर। इसके बाद वह क्या कह रहा था पलाश को ठीक से समझ में नहीं आया। धूर्जटी बाबू उसकी बात सुनकर बोले, उसका नंबर क्या था? पलाश को लगा सवाल करते समय धूर्जटी बाबू की आवाज जैसे कांप रही थी। कुछ क्षण की शांति, फिर अनिर्बाण की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, WBQ 55555। उसकी बात सुनते ही अंधेरे में धूर्जटी बाबू जोर से चीख उठे। फिर अचानक एक धड़ाम की आवाज आई। पलाश को लगा धूर्जटी बाबू कुर्सी से गिर पड़े। तभी अनिर्बाण जोर जोर से हंसने लगा। पलाश और नीलू को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हंसते हुए अनिर्बाण बोला, देख देख, तुम्हारे पंचमुंडी के आसन पर बैठने वाले सिद्ध पुरुष खुद ही डर गए। फिर उसने हंसी रोककर कहा, लेकिन आखिर में लगता है नीलू, तेरा विश्वास ही सही निकला। उसकी बात खत्म होने के बाद फिर से कमरा शांत हो गया। अचानक कैसे तो कमरे का एक दरवाजा खड़खड़ की आवाज के साथ खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। पलाश बोला, धूर्जटी बाबू,
ओ धूर्जटी बाबू, आपको क्या हुआ? अनिर्बाण, ए अनिर्बाण। लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई। नीलू ने भी उन्हें पुकारा। फिर उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और जलाया। हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि धूर्जटी बाबू जमीन पर गिरे पड़े हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहा है, लेकिन अनिर्बाण कमरे में नहीं था। उसकी कुर्सी खाली थी। नीलू ने लाइटर से मोमबत्ती के टुकड़े को जला दिया। धूर्जटी बाबू की पायजामा की जेब से टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी थी। पलाश ने तुरंत उसे उठाया और नीलू से कहा, तू धूर्जटी बाबू को देख, मैं देखता हूं कि अनिर्बाण कहां गया। वह इस तरह कमरे से बाहर क्यों चला गया? कमरा छोड़कर खुला दरवाजा पार करते हुए पलाश बरामदे में आया। टॉर्च जलाकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर धूर्जटी बाबू की कार खड़ी है। टॉर्च की रोशनी मैदान के ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। मैदान में और कुछ नहीं दिख रहा था। बरामदे में भी वह नहीं था। बरामदे से मैदान में कुछ कदम आगे बढ़ते हुए टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए पलाश चिल्लाया, अनिर्बाण, ए अनिर्बाण, तू कहां गया? तभी पलाश की जेब में फोन बज उठा। फोन कान पर लगाते ही दूसरी ओर से उसके दोस्त असीम की आवाज आई, क्या पलाश? मैं असीम बोल रहा हूं। जहां भी हो, अभी तुरंत कोलकाता लौटा। बहुत जरूरी है। बहुत देर से कोशिश कर रहा था तुझे पकड़ने की। पलाश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ क्षण चुप रहने के बाद असीम ने कहा, अनिर्बाण अब नहीं रहा। आज दोपहर को पार्क सर्कस के मोड़ पर एक एम्बेसडर ने उसे, और बोलते बोलते वह रोने लगा। पलाश ने चीखते हुए कहा, क्या कह रहा है तू? अनिर्बाण तो अभी। वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उत्तेजित होकर उसने टॉर्च पकड़ा हुआ हाथ हिलाया, जिससे टॉर्च की रोशनी कुछ दूर खड़ी धूर्जटी बाबू की एम्बेसडर की नंबर प्लेट पर पड़ी। पलाश ने देखा, वहां ज्वलंत था नंबर WBQ 55555। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। सत्य और वास्तविकता को नजरअंदाज करके या छल कपट के माध्यम से किसी को डराने या धोखा देने की कोशिश करना अंततः आपके लिए ही भय और अनिश्चितता का कारण बन सकता है। अनिर्बाण ने अपने दोस्तों और धूर्जटी बाबू को डराने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन वास्तविकता ने उसे अप्रत्याशित रूप से जकड़ लिया। इसलिए सदैव सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि असत्य और छल अंततः हमें ही संकट में डाल सकते हैं। मेरे साथियों, आज की कहानी यही पार खत्म होती है। गुड नाइट। सुनते रहे, डरते रहें। केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी।